हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। तो आपकी तैयारी यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो सकती है। अगर आप लोग एजुकेशन सब्जेक्ट से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो आपकी 500 क्वेश्चन सीरीज़ जो आपको पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन में मिल रहे हैं। साथ में आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो पेपर 1 में न्यू कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं वो प्लेलिस्ट आपको अलग बना दी गई है, उसमें आप देख सकते हैं, वो वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। साथ में सारे यूनिट भी मैंने कंप्लीट करा के दे दी हैं, तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी करवा रही हूँ। तो आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 9 है। इससे पहले 8 वीडियोस में हम करंट अफेयर को कवर कर चुके हैं। ठीक है, पेपर 1 में आपके करंट अफेयर के जनरल अवेयरनेस के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें आपका आईसीटी का पोर्शन हो या हायर एजुकेशन का या पीपल एंड एनवायरनमेंट का, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं जो जनरल अवेयरनेस या जो करंट के सवाल होते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एक बार आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि जब आप लेटेस्ट मतलब तुरंत की चीज़ें पढ़े होते हैं तो आपको सारी चीज़ें याद होती हैं ना। और वैसे भी 18 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, तो जो एग्ज़ाम का फियर होता है, प्रेशर होता है, वो अलग ही होता है। तो इस समय आप जितना चीज़ें पढ़ते हैं वो आपकी चीज़ें कंसंट्रेट रहती हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डीप फेक। काफ़ी चर्चित विषय है, क्या है? तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा शब्द है जो सिंथेटिक मीडिया को रेफर करता है, जहाँ किसी व्यक्ति की सादृश्यता को दूसरे व्यक्ति की सादृश्यता से बदलने के लिए डिजिटल रूप से हेरफेर किया जाता है। तो ये एक डीप फेक होता है। ठीक है, इसमें देखिए इंग्लिश वाले लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, सादृश्यता से मतलब क्या है, जहाँ एनालॉगी, जहाँ समानता की बात होती है। तो यहाँ पर आप इसमें हम डीप फेक जो होती है इस मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यहाँ पर तकनीकी के द्वारा, ठीक है, डीप लर्निंग और जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क, इसका उपयोग करके यहाँ पर डीप फेक का प्रयोग किया जा सकता है। तो डीप फेक जो टेक्नोलॉजी है, इसमें आप ये जो इसका एल्गोरिदम होता है, ये आपका मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके यहाँ काम करता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे बनता है कि डीप फेक मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावशाली तकनीकों में से किसका प्रयोग करती है, तो ये हो जाता है आपका डीप लर्निंग और जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। ठीक है, ये आपका इसमें आंसर हो जाता है। डीप फेक टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों में यूज़ होती है, तो आजकल आपने देखा होगा, चाहे फिल्म डबिंग की बात हो, शिक्षा की, कला और इनोवेशन की बात हो, तो ऐसे बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस बनी हैं जिसमें कि किसी का भी पिक्चर, फोटो उसका लगा के और कुछ ऐसी उसी की आवाज़ में या तो बोलने का अंदाज होता है या उसका मतलब ऊपर का फेस उस व्यक्ति का है जो चर्चित व्यक्ति है ना। तो ऐसे ये डीप फेक वीडियोस आपके सामने बहुत सारे आते रहते हैं। तो ये डीप फेक पता होना चाहिए, जैसे कि डबिंग के लिए है ना, किसी की भी वॉइस को कॉपी कर लेना, किसी के फेस को कॉपी करके वहाँ पे मतलब दूसरे व्यक्ति के जो है फेस में चेंज कर देना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें डीप फेक टेक्नोलॉजी के द्वारा यूज़ होती हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो डीप लर्निंग और जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आप देखो, इसमें है, यहाँ पर कह रहा है कि अभी आपका जो हुआ था रन फॉर सन मैराथन, ये हुआ था 3 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस के अवसर पे। तो इंटरनेशनल सन डे ये कब होता है? 3 मई। ठीक है, अब इसमें देखिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इन्होंने रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किस स्थान पे किया था, तो ये नई दिल्ली में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, है ना। तो रन फॉर सन, और देखिए यह अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस है और आपको वो है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, उसके बारे में भी पढ़ना रहता है। तो वहाँ भी वो भी मैंने आपको कवर कराया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये आपकी हो गई करंट से संबंधित चीज़। ठीक है, इंटरनेशनल सन डे के अवसर पे रन फॉर सन जो मैराथन है, इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। अब देखिए इसमें क्या था, यहाँ पे भारत सरकार ने सौर ऊर्जा पे ध्यान देने के लिए सतत ऊर्जा पद्धतियों के प्रति 3 मई 2024 को इंटरनेशनल सन डे पर इसको मतलब सेलिब्रेट किया। और इसमें
जलवायु परिवर्तन को कम करने में सौर ऊर्जा की भूमिका के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, इन्होंने नई दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आयोजन किया था। ठीक है, अब इसमें जो इसका उद्देश्य मेन क्या था, कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से विद्यार्थियों में सौर ऊर्जा के विषय में जागरूकता बढ़ाना। सोलर एनर्जी का वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस हो गया है, तो सौर ऊर्जा से संबंधित आपसे सवाल भी पूछे गए हैं, सोलर सेल के बारे में, ठीक है, सोलर पैनल के बारे में। तो ये क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं आपको एनवायरनमेंट वाले जो है यूनिट में। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर देखिए, आकर्षक झांकियों और प्रदर्शनों के माध्यम से नागरिकों को सौर ऊर्जा के महत्व में शिक्षित करने के लिए 6 भारतीय शहरों में सोलर स्टॉप स्थापित किए गए। ठीक है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस को विश्व स्तर पर सूर्य के महत्व को स्वीकार करने और सतत और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के अवसर के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इसका जो पूरा मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि सोलर एनर्जी को ही ज़्यादा वैल्यू दी जाए और सन की महत्ता को स्वीकार करते हुए सतत और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत के रूप में सोलर एनर्जी का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, क्योंकि सोलर एनर्जी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पर्यावरण की दृष्टि से भी आपके जो है रिन्यूएबल हैं जो है इसकी एनर्जी के मतलब जो नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जाओं के स्रोत के रूप में भी, तो इस तरह से ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो जो अगला है, जुलाई 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 कहाँ आयोजित हुआ था। तो देखिए, अखिल भारतीय शिक्षा समागम ये भी नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये 29 जुलाई 2023 को यहाँ पे हुआ था, भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था, तो शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से। ये चीज़ें थोड़ा पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसकी सबसे जो खास बात थी, ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। ठीक है, तो NEP से भी आपका सवाल ये बन सकता है कि जो आपका ये था शिक्षा समागम, भारतीय शिक्षा समागम, ये किसके उपलक्ष्य में था, तो NEP 2020 के तीसरी वर्षगांठ के अवसर पे, है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे कई तरह से पूछा जा सकता है, हायर एजुकेशन से लेके भी और आपका ऐसे भी नॉर्मल आपका। तो इस अवसर पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के अंतर्गत धन किस्त की पहली किस्त जारी की थी और इसमें से इतने स्कूलों को 6207 स्कूलों को पहली किस्त मिली। ठीक है, तो इसका जो मेन उद्देश्य था ये था PM श्री स्कूल, जो आपके PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के अंतर्गत जितने भी थे उनको फंडिंग यहाँ पर दी गई थी, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए किया गया था, कहाँ पे हुआ था, किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, वर्ष 2023 में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया। तो ओवरशूट डे की बात हम करें तो ये था आपका 2 अगस्त को। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 अगस्त को ये मनाया गया और इसमें इसका जो उद्देश्य क्या था, पृथ्वी के सीमित संसाधनों के प्रति लोगों को जागरूक करना और उसे संरक्षित करना, उसको कंजर्व करने की बात के लिए कहा गया है। ठीक है, सीमित संसाधनों के प्रति लोगों की अवेयरनेस बढ़ाई जाए, क्योंकि यदि सीटें जितने भी नागरिक हैं अगर वो ही नहीं संवेदनशील होंगे, अगर वो ही नहीं जागरूक होंगे, तो कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, तो नागरिकों का जो है संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है, जागरूक होना ज़रूरी है। ये वो अनुमानित दिन है जब मनुष्य उस वर्ष के लिए निर्धारित प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर चुका होता है। मतलब जो अर्थ ओवरशूट डे है 2 अगस्त को जो मनाया गया 2023 को, इसका मतलब है कि उस एक साल के लिए जितने भी आपको कंजम्पशन करना था प्राकृतिक संसाधनों का आप कर चुके हो। अब इस सीमा के बाद अगर इसका यूज़ करते हैं तो वो क्या होगा, उस वर्ष में प्रकृति द्वारा मनुष्य पर ऋण होता है, तो मनुष्य क्या हो गया, इसका ऋण का भोगी हो गया। ठीक है, वो ऋण मतलब उसके ऊपर ऋण चढ़ गया। इस दिवस को पारिस्थितिक ऋण दिवस भी कहा जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण की दृष्टि से भी ये आपसे पूछा जा सकता है, कुछ भी कह नहीं सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन जाए, तो मैक्सिमम चीज़ें इसीलिए आपको कवर करा दी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा, क्योंकि इस तरह से मैं आपको 8-9 वीडियोस दे चुकी हूँ जिसमें सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट करवाई गई हैं। अभी देखिए, हाल ही में वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया है। कब मनाया गया है, तो 1 अगस्त को मनाया गया था और यहाँ पर देखिए 1 अगस्त 2023 को मनाया था। सभी को पता है टिम बर्नर्स ली, इन्होंने आविष्कार किया था वर्ल्ड वाइड वेब का। ठीक है,
तो यहाँ से सवाल आपसे काफ़ी बनते हैं, ICT में भी पूछा सकता है ना। नेक्स्ट आप देखो, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्यावरण की दृष्टि से। तो इसमें था आपका प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक क्यों था, क्योंकि यहाँ पर जो विश्व पृथ्वी दिवस की जो थीम है ये प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक। आपका जो पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल 2024 को जब पृथ्वी दिवस मनाती है जब दुनिया, तो प्लास्टिक के व्यापक उपयोग को समाप्त करने के लिए इसका उद्देश्य था। इसका जो लक्ष्य है मानव और ग्रह स्वास्थ्य दोनों की सुरक्षा के लिए 2040 तक उत्पादन में 60% की कटौती करना। जो आपका विश्व पृथ्वी दिवस 2024 है, इसकी जो थीम है क्या थी, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, ठीक है। 2040 तक इसके उत्पादन में कमी करना है, कितनी, 60% की कटौती करना है। अब इसके जो आपका प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक है, इसमें सभी से ये अपील की गई है, चाहे वो अभिभावक हों, स्टूडेंट्स हों, पेरेंट्स हैं, बिजनेसेस हैं, गवर्नमेंट हैं, NGOs हैं, तो ये सारे लोग मिल के मतलब एकजुट होके प्लास्टिक के मतलब जो हानिकारक प्रभाव हैं उनसे मुक्त करने के लिए, दुनिया को मुक्त कराने के लिए एकजुट होकर इनका प्रयास ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो समूह है, ये सभी का समूह है, इतने सारे लोग इसमें शामिल हैं। तो ये जो सामूहिक प्रयास है ये प्लास्टिक उत्पादन में कमी लाना चाहता है, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य है कि प्लास्टिक में तो कमी हो ही, बल्कि एक ऐसे भविष्य की कल्पना भी करता है जहां आने वाली जो जनरेशन है वो प्लास्टिक प्रदूषण के बोझ से दूषित ना हो, ठीक है, वो उसके प्रभाव से जो है वो बची रहे। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी जो थीम है ये थी प्लास्टिक वर्सेस प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवाल आपसे अगर स्टेटमेंट में पूछ लेता है तो थोड़ा सा उसका डिटेल भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करिए, उससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि चलिए आपके लिए मैंने इतना प्रयास किया तो आपको पसंद आया। नेक्स्ट देखिए, अभी UGC ने महिला वैज्ञानिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक जो है यहाँ पर शेर NI लॉन्च किया है। अब ये शेर NI क्या है, ये है शेर NI। इसको किसने लॉन्च किया, तो UGC ने किया था। किसके लिए, वुमेन साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, शी RNI का मतलब हुआ शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, तो रिसर्च से संबंधित है, इसको लॉन्च किया है। और इसको देखिए UGC के यहाँ पे इन्फ्लिबनेट केंद्र ने, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क ने महिला वैज्ञानिकों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए ये मार्च में ही शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया शी RNI लॉन्च किया। शेरनी भी आप कह सकते हो या शी RNI, ठीक है। किसके सहयोग से था, तो UGC ने इन्फ्लिबनेट के द्वारा यहाँ पर इसको लॉन्च किया है। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, महिला संकाय सदस्यों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का विशेषज्ञ का निर्माण करना। मतलब जैसे कि पहले ही होता था कि फीमेल नहीं जा सकती हैं ऐसी सब फील्ड में, इनोवेशन की फील्ड में, रिसर्च की फील्ड में, तो यहाँ पर ये इससे इस क्षेत्र में महिलाएं पूर्वाग्रहों से बचकर आगे बढ़ सकें, ठीक है। अपने मतलब यहाँ पर दूसरे वैज्ञानिकों को और फैकल्टी के सदस्यों को जोड़ा जाएगा, जिससे कि वो काम करने, रिसर्च के अनुभवों का आदान प्रदान कर सकें। ऐसी कोई भी जो पूर्वाग्रह जो कि पहले थे कि ये फीमेल ये नहीं कर सकती हैं, लेडीज़ ये नहीं कर सकती हैं, इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ये शेरनी शी RNI, ठीक है, रिसर्च जो है आपका रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, ठीक है, ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है। तो इसको याद रखिएगा, UGC ने इन्फ्लिबनेट के द्वारा, तो यहाँ पर इसके द्वारा इसको लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो अपार, ये क्या है, वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड के रूप में जाना जाता है। तो अपार का पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है, जैसे आधार है ना वैसे ही अपार। तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक प्रकार का ID कार्ड है और इसको जाना जाएगा वन नेशन वन स्टूडेंट ID के रूप में। मतलब एक कार्ड बन जाएगा, आप कहीं पर भी पूरे राष्ट्र में कहीं पर भी चले जाते हो तो आपका ये ID काम करेगा, ठीक है। ये पहल नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर के अनुरूप है। अपार के तहत प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक प्रत्येक छात्र को की विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। इसमें एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी जो अपार के द्वारा आपकी सारी डिटेल को रखेगा।
ये संख्या एक डिजिटल रिपोजिटरी के रूप में काम करेगी, ठीक है, जिसमें उनके एकेडमिक जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो परीक्षा परिणाम है, लर्निंग आउटकम है और को करिकुलर एक्टिविटीज़, इन संबंधी उपलब्धियों को यहाँ पर दर्ज कराया जाएगा, ठीक है। तो अपार है वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड। इसका फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए और जो इसका काम है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर है कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स 2024। तो ये क्या है, सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का आयोजन किया गया। कहाँ पे, नई दिल्ली के द्वारिका में स्थित यशोभूमि में। तो ये सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता थी इंडिया स्किल्स 2024, दिल्ली में आयोजन हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या था, कौशल के उच्चतम मानकों जो भी इसके नॉर्म्स थे प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन की गई इस कार्यक्रम में 15 से 18 3 दिन चला और 2024 के बाद 61 श्रेणियों में पूरे भारत में छात्रों के कौशल का परीक्षण किया, ठीक है। तो कितनी कैटेगरीज थी, 61 है ना, यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हो। तो 61 कैटेगरीज थी। अब इसमें ये जो कार्यक्रम है युवाओं को राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है, ठीक है। ये जो 4 दिवसीय स्किल कार्यक्रम था, इसका आयोजन नेशनल जो स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, NSDC, यहाँ पे देखिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके द्वारा किया गया। और ये जो थी, मतलब यहाँ पर जो स्किल की ये जो थी ना, किसके द्वारा, तो यहाँ पे देखिए NSDC केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE, इसके तहत एक शीर्ष कौशल विकास एजेंसी है, ठीक है। तो ये कार्यक्रम द्विवार्षिक रूप में आयोजित किया जाता है और इसमें 30 से अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 900 छात्र और 400 से अधिक जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भाग लिया, ठीक है। तो ये जो है आपका बाइएनियली है ना, द्विवार्षिक प्रोग्राम है जो कि आयोजित किया जाता है और ये सबसे बड़ी इंडिया स्किल्स 2024 यहाँ पे कंपटीशन था, ठीक है, स्किल कंपटीशन। नेक्स्ट है और लास्ट आपका टॉपिक है, हाल ही में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की किस प्रमुख पहल के साथ अपना एकीकरण किया है, ठीक है। ये चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि आप डिजिटल इनिशिएटिव पढ़ते हो ना। तो ये था आपका डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या था, इंडियन एयरफोर्स ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण करके अपनी परिवर्तनकारी डिजिटल यात्रा शुरू की। और ये क्या था, वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में आयोजित प्रारंभिक कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन्होंने डिजिटल लॉकर की सुरक्षित और सुगमता पर प्रकाश डाला और यहाँ पर हस्ताक्षर किए डॉक्यूमेंट्री पर, ठीक है, कि इसका लाभ कैसे उठाएगा एयरफोर्स। तो इसमें ये चीज़ बताया गया, इसमें ये बताया गया कि उन्नत तकनीकी की शक्ति का उपयोग करके इंडियन एयरफोर्स डेटा सुरक्षा और परिचालन दक्षता, जो उसकी इफिशियंसी है और सूचना तक कंटिन्यूअस पहुंच के प्रति अपनी ताकत की पुष्टि करता है, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए किस तरह से ये सूटेबल होगा, ये सारे काम इसके द्वारा किए जा सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ इन्होंने इंटीग्रेशन करके अपनी डिजिटल यात्रा को शुरू किया, ठीक है। तो सारी डिजिटल इनिशिएटिव के तहत ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। करेंट के सवाल ऐसे ही आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो करेंट का वैसे ही अपने में ज़्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कहाँ से आ जाएगा नहीं पता है। तो इस तरह से 6 नंबर तक का कम से कम सवाल उठता है ना, 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं ICT के या एनवायरनमेंट के, रिसर्च से संबंधित। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतने 10 टॉपिक ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो सारी चीज़ों को आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब रिवीजन का ही टाइम है, ज़्यादा कुछ भी एडवांस मत पढ़िए, जितना पढ़ लिया है ठीक है। और अगर लगता है कि एक बार नई चीज़ हमने पढ़ ली है और वो हमको इफेक्ट नहीं करती, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं है, तो उसको पढ़ भी लेना चाहिए, क्या पता उसी से आ जाए और आपका जो है आप नॉर्मल भी एक ठीक है बेसिक लेवल से भी उसको सॉल्व कर लेते हो तो आपका आंसर सही हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।